Here all, in this session we are going to discuss the basic fundamentals of television engineering. तो टेलीविजन इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हम लोगों को जो कौन से बेसिक फंडामेंटल्स पता रहने चाहिए वो हम लोग आज देखेंगे और इसके रिलेटेड डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल्स की यदि सिलेबस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है कि टेलीविजन क्या है। ओके, टेलीविजन इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट। उसके बाद में स्कैनिंग की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, फ्लिकर क्या रहता है, इंटरलेस स्कैनिंग क्या रहता है, स्कैनिंग के बाद में इंटरलेस स्कैनिंग की जरूरत क्यों गिरती है। बेसिकली स्कैनिंग, फ्लिकर एंड इंटरलेस स्कैनिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिजोल्यूशन क्या रहता है, ब्लैंकिंग क्या रहता है, सिंक्रोनाइजिंग एंड इक्वलाइजिंग पल्सेस क्या रहती है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल कैसे बनता है और नीड ऑफ वीएसबी टीवी सिस्टम क्या रहता है, ये हम लोगों को आज के लेक्चर में देखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग टू द व्हाट बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टेलीविजन इंजीनियरिंग, first we know about what exactly TV. In television engineering, there is what transmitter and receiver. So we can say a television engineering is what communication system, which has what one transmitter and multiple receiver. तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम की जैसे ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। टेलीविजन इंजीनियरिंग इज व्हाट कम्युनिकेशन सिस्टम। बट बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में टेलीविजन इंजीनियरिंग डिफर कैसे है। सो इन टेलीविजन इंजीनियरिंग हम लोग दो टाइप के सिग्नल हैंडल करते हैं। एक रहता है ऑडियो सिग्नल और एक रहता है वीडियो सिग्नल। तो इन टीवी वी आर गोइंग टू हैंडल टू टू ऑडियो, टू सिग्नल, ऑडियो एंड वीडियो। हम लोग साइमल्टेनियसली दो सिग्नल को हैंडल करते हैं, ऑडियो और वीडियो को। दैट्स व्हाई समटाइम इट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जो बेसिक सबसे पहले तो हम लोग ये टेलीविजन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हैं। टीवी पढ़ने के लिए हम लोगों को पता रहना चाहिए कि टीवी के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से, ट्रांसमीटर साइड में इंपॉर्टेंट बेसिक ब्लॉक्स कौन से और रिसीवर साइड में कौन से, फ्लिकर स्कैनिंग वगैरह ये तो हम लोग बाद में देखे लेंगे। तो ये आता है आपका जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम। इट इज नॉट व्हाट डिटेल ब्लॉक डायग्राम, वी कैन से इट इज अ जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम और बेसिक मोनोक्रोम ब्लॉक डायग्राम। अब टेलीविजन में ये टेलीविजन की बात करते हैं और टेलीविजन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो टेलीविजन में भी एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम में आपको ये ब्लॉक डायग्राम में आपको दो सेक्शन दिख रहे हैं। ये अपर सेक्शन इज व्हाट ट्रांसमीटर एंड लोअर सेक्शन इज व्हाट रिसीवर। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन थे। अभी टेलीविजन इंजीनियरिंग में जो ट्रांसमीटर रहेगा, तो ट्रांसमीटर में कोई भी ट्रांसमीटर इज व्हाट a transmitter is used to transmit a signal, okay, and receiver is used to receive the signal. Okay, तो ट्रांसमीटर में हम लोगों को कोई भी सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना है ट्रांसमीटर थ्रू, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी सीन को कैप्चर करना पड़ेगा। अब सीन को कैप्चर करना है तो हमारे पास में रहेगा कैमरा। वी रिक्वायर्ड व्हाट कैमरा। तो कैमरा इज व्हाट फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, देन वीडियो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की जरूरत क्यों रहती है। एक एम्पलीफायर जो हम लोग बोलते हैं वीडियो एंड ऑडियो एम्पलीफायर इज देयर। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एक जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। कंबाइनिंग नेटवर्क एक बिल्डिंग ब्लॉक में आता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंटीना, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम यदि हम लोगों को ये करनी है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन इज व्हाट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। टू अचीव वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम concept of trans antenna is there, will be there. Okay, so
we can start with short description how this work. Okay, तो मोनोक्रोम ट्रांसमीटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहेंगे कैमरा ट्यूब, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, कंबाइनिंग नेटवर्क एंड एंटीना। वैसे ही रिसीवर साइड में रिसीविंग एंटीना रहेगा। ट्यूनर इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। Along with that, IF amplifier also plays a very important role in TV receiver. Video detector is also one of the basic building block and picture tube. तो टीवी में टीवी ट्रांसमीटर में कैमरा ट्यूब हो गया, एम्पलीफायर हो गया, मॉड्यूलेटर हो गया, कंबाइनिंग नेटवर्क हो गया और एंटीना हो गया, ट्रांसमीटर एंटीना। ये ट्रांसमीटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। रिसीवर में रिसीवर, रिसीविंग एंटीना, आरएफ ट्यूनर, आईएफ एम्पलीफायर, वीडियो डिटेक्टर एंड पिक्चर ट्यूब, ये उसके रिसीवर के बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। अभी हम लोग इसकी शॉर्ट में फंक्शनलिटी देखते हैं, हाउ इट इज वर्क। अभी थ्रू ट्रांसमीटर हम लोगों को कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ भी सीन ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम लोगों को सीन को कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करने के लिए हमारे पास में रहता है टीवी का कैमरा। अब कैमरा क्या रहता है? कैमरा इज व्हाट वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। कैमरे की फंक्शनलिटी वही है कि इमेज को कैप्चर करेगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ओके, बट ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट रहता है ये इज वेरी लो, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है। ओके, तो इसको हम लोग सम एक्सटेंट में एम्पलीफाई करने के लिए और मॉड्यूलेट करने के लिए हम लोग उसको वीडियो एम्पलीफायर लगा देते हैं। वीडियो सिग्नल को ये एम्पलीफायर वीडियो सिग्नल को हैंडल करता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से हियर अ वीडियो एम्पलीफायर। ओके, अभी for video signal we are going to use the amplitude modulation and for audio signal we are going to use the frequency modulation। अब वीडियो सिग्नल के लिए AM ही क्यों यूज करते हैं और ऑडियो सिग्नल के लिए FM ही क्यों यूज करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग शॉर्टली देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि टेलीविजन कैमरा ने एक जो भी सीन है वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज देयर, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू एम्पलीफाई इट। अब ये जो एम्पलीफायर है वो वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको वीडियो एम्पलीफायर नाम दे दिए। यहाँ पे अभी मॉड्यूलेटर की जरूरत क्या रहती है, तो मॉड्यूलेटर इज यूज टू ट्रांसमिट a low frequency signal over a long distance। यदि हम लोगों को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को over a long distance लेके जाना है तो हम लोगों को मॉड्यूलेशन की जरूरत गिरती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलेट किया। ठीक है, अब मॉड्यूलेट करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर, आरएफ एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर की मदद से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। नाउ अब ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर देगा। मॉड्यूलेटर इज व्हाट? मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। स्मॉल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करना मतलब मॉड्यूलेशन है। उसकी जरूरत क्या रहती है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यदि ट्रांसफर करना है हम लोगों को और ट्रांसमिट करना है और ट्रैवल करवाना है तो हम लोगों को मॉड्यूलेशन की जरूरत गिरती है। सिमिलरली अभी कोई भी कैमरा बोलते हैं तो ये तो कैमरा ट्यूब हो गया। अब कैमरा के साथ में माइक्रोफोन रहता है, तो माइक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट अ साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब यहाँ पे ये वाला जो एम्पलीफायर है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को और ऑडियो सिग्नल को हैंडल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑडियो एम्पलीफायर। अगेन वी नीड टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम लोगों को यहाँ पे भी मॉड्यूलेशन की जरूरत गिरेगी। यहाँ पे हम लोग एफएम मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं और ये जो फिर सिग्नल जाएगा ये कंबाइनिंग नेटवर्क। अब कंबाइनिंग नेटवर्क क्या करता है? कंबाइनिंग नेटवर्क जो यहाँ से बना है अपना वीडियो सिग्नल और यहाँ से बना है ऑडियो सिग्नल, ये दोनों भी सिग्नल को कंबाइन करके यहाँ से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना वो ब्रॉडकास्ट करता है टूवर्ड द सैटेलाइट। क्लियर?
तो यहाँ पे जो आपको सिग्नल रहेगा, ट्रांसमीटर एंटीना जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, ये रहेगा आपका ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल। अब थ्रू सैटेलाइट ये जब ट्रांसमिट करेगा तो मल्टीपल अपने घर में जो टाटा स्काई बोलो या यागी एंटीना बोलो, दूरदर्शन बोलो, उसके एंटीना अपने घर में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे रिसीवर के ऊपर। अब कौन सा सिग्नल रिसीव करना है ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है ट्यूनर। ट्यूनर विल डिसाइड which frequency signal we have to allow। ओके, अब मैं ट्यूनर को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिलेक्ट करता हूं तो ट्यूनर वही फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपके एंटीना थ्रू रिसीव करेगा, बाकी के सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को अवॉइड कर देगा। ठीक है, अब आरएफ ट्यूनर का जो आउटपुट रहता है, ओके, ये रहता है आरएफ सिग्नल। आरएफ सिग्नल फ्लक्चुएटेड सिग्नल रहता है, तो उसको हम लोगों को सबसे पहले आरएफ टू आईएफ कन्वर्ट करता है। यानी आरएफ ट्यूनर के दो फंक्शंस है। आरएफ ट्यूनर एक तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है और बाकी ऑल सिग्नल्स को वो रिजेक्ट करता है। जिसको ट्यून करना है, जिसको हम लोगों को जो सिग्नल को सिलेक्ट करना है वही फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग सेट करते हैं। दूसरा, यह आरएफ सिग्नल को आईएफ में कन्वर्ट करता है। आरएफ को आईएफ में कन्वर्ट करने के लिए व्हाई वी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आरएफ सिग्नल इनटू आईएफ, बिकॉज आरएफ इज व्हाट मोर फ्लक्चुएटेड सिग्नल और वो आपके रिसीवर को हैंडल it is not possible to handle RF signal with the help of in what receiver section, so we convert RF into IF। अब क्या होता है, RF टू IF करने के बाद में यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो रहता है मिली वोल्ट रेंज में। RF फ्लक्चुएटेड था तो IF सिग्नल जो कन्वर्ट किया वो भी फ्लक्चुएटेड रहेगा। बट वीडियो डिटेक्टर की ऑपरेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो वहां पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम 4 वोल्ट और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है वो रहता है 0.5 मिली वोल्ट। अब मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कोई एक सिंगल एम्पलीफायर का कोई काम नहीं, जिसकी इतनी ज्यादा गेन रहेंगी कि वो 8008 के की गेन वाला ऐसा कोई सिंगल एम्पलीफायर नहीं था। इसलिए हम लोग कैस्केडेड आईएफ एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करते हैं 2 to 3 स्टेज, जो 8000 की गेन वाला एम्पलीफायर तैयार कर सकता है और वो यहाँ पे 4 वोल्ट का सिग्नल जनरेट करेगा, वो भी कांस्टेंट। यहाँ पे रहता है अप्रोक्स 0.5 मिली वोल्ट। ओके, नाउ अब ये वीडियो डिटेक्टर क्या करेगा? अब वीडियो डिटेक्टर जो आने वाला सिग्नल था ये तो रहेगा ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल। अब ये वीडियो डिटेक्टर क्या करेगा? वीडियो डिटेक्टर सेपरेट करता है ऑडियो और वीडियो। ठीक है, तो वीडियो सिग्नल जो सेपरेट होगा वो दिया जाएगा वीडियो सेक्शन को, दिस इज योर वीडियो सेक्शन, और ऑडियो सिग्नल जो सेपरेट होगा वो दिया जाएगा आपके ऑडियो सेक्शन को। क्लियर? तो ये सिंपल कंसेप्ट है टेलीविजन ट्रांसमीटर का। अब आपको सवाल आया होगा स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन क्या रहता है? अब कोई भी पिक्चर हो, अभी व्हाट एग्जैक्टली द वीडियो हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे, ब्रॉडकास्ट तो हम लोग इमेज नहीं कर रहे, हम लोग टेलीविजन में इमेजेस नहीं देखते, हम लोग वीडियो बोलते हैं। बट एक्चुअल में वीडियो क्या रहता है? वीडियो इज व्हाट अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। बट वो इमेजेस को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं और कितने रेट से प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर हम लोग वो उसको यानी इमेज को ही हम लोग वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इन बाय प्रेजेंटिंग इन पर्टिकुलर रेट। ओके, यदि मैं वो इमेजेस माने हाई स्पीड से आपके आंखों के आगे मैं प्रेजेंट करूंगा तो यू विल फील दैट दिस पिक्चर इज व्हाट इन कंटिन्यूएशन।
बाय टेकिंग द फिनोमेना ऑफ व्हाट, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज करके हम लोग इमेजेस को लोगों यानी अपने आंखों के आगे और व्यूअर के आंखों के आगे हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते कि ही विल फील कि ही इज ऑब्जर्विंग अ वीडियो, बट एक्चुअली दीज आर व्हाट द इमेजेस। ओके, तो अभी ये स्कैनिंग, ये टीवी कैमरा ट्यूब जब ये कोई भी इमेज कैप्चर करता है, अभी व्हाट इज लाइट, अब लाइट कैसे आ रहा है, तो कोई भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आता है, लाइट इंसिडेंट होता है, तो वो वहां से रिफ्लेक्शन आते हैं और हम लोग वो कैमरा थ्रू कैप्चर करते हैं। आपका कभी फोटो अंधेरे में कैप्चर नहीं होगा, हम लोगों को फ्लैश स्क्रीन उसके ऊपर फ्लैश गिराना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उसकी इमेज कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग अंधेरे में कोई चीज नहीं देख सकते। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट फ्रॉम सन, लाइट फ्रॉम योर ट्यूबलाइट्स एंड ऑल, ये जब इंसिडेंट होता है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब जाके उसके उसके बॉडी से रिफ्लेक्ट हुई वाली जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हम लोग कैप्चर करते हैं, और सिमिलरली अपने आंखों के जैसा ये कैमरा काम करता है। तो यहाँ पे लाइट सिग्नल आता है, तो लाइट सिग्नल मतलब ही ऑप्टिकल इमेज रहती है, और ऑप्टिकल इमेज को ये टेलीविजन जो कैमरा ट्यूब है वो डिटेल में स्कैन करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये इमेज को कितने रेट से स्कैन करता है और कौन से टाइमिंग पे स्कैन करता है, ये डिसाइड करता है अपनी स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। अब ये स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजिंग सर्किट सेम रहना चाहिए, जो ट्रांसमीटर में है वही आपका रिसीवर में रहना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पिक्चर मिलेगा। अदरवाइज यू आर नॉट getting what exact picture, you will get the blurred picture or noisy picture or noisy videos at the picture tube। ओके, ये तो कैमरा का तो हम लोग अभी रिसेंटली देखेंगे कैमरा ट्यूब और पिक्चर ट्यूब का फंक्शन क्या है। वंस यू गॉट, बाकी कंसेप्ट वेरी इजी है। और जब भी हम लोग ये बड़ी वाली जो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और वेरी जनरलाइज मेन ब्लॉक डायग्राम है, वो जब हम लोग देखेंगे टीवी ट्रांसमीटर एंड टीवी रिसीवर, तो वहां पे हम लोग ये सारी चीजें कवर कर लेंगे वन बाय वन। तो तो बच्चों, हम लोग वो ने अभी तक जस्ट एक जनरलाइज बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखी मोनोक्रोम की। तो मैंने जो बोला है, टीवी में कैमरा रहता है, कैमरा किस चीज के लिए यूज होता है, इमेज कैप्चरिंग, स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। ओके, वीडियो एंड आउटपुट एम्पलीफायर, वीडियो एंड ऑडियो एम्पलीफायर, बोथ मॉड्यूलेटर का यूज क्या रहता है, मॉड्यूलेटर का यूज रहता है टू ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कंबाइनिंग नेटवर्क का यूज क्या रहता है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो भी रहेंगे, ऑडियो और वीडियो सिग्नल, उसको कंबाइन करने के लिए हम लोगों को कंबाइनिंग नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। एंटीना, एंटीना ट्रांसमीटर सेक्शन में भी रहेगा और रिसीवर सेक्शन में भी रहेगा। व्हेन वी डील विथ व्हाट एनी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, सो वी रिक्वायर व्हाट एंटीना फॉर व्हाट ट्रांसमिशन एज वेल एज रिसेप्शन। So TV is what wireless communication system, so we require a transmitting antenna, receiving antenna। RF ट्यूनर, ट्यूनर क्या रहता है, कोई कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों को ट्यूनिंग बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि आप एफएम में देखो या कोई भी बोलो, एफएम में हम लोग ट्यून करते हैं, वैसे ही हम लोगों को टीवी को भी ट्यून करना पड़ता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तब जाके वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हम लोग कैप्चर और रिसीव कर सकते हैं। आईव एम्पलीफायर की जरूरत मैंने बता दी है। वीडियो डिटेक्टर जस्ट एक डिवाइस रहता है जो आपके दो सिग्नल, जो कंबाइन सिग्नल रहता है ऑडियो और वीडियो, उसको सेपरेट आउट कर देता है। पिक्चर ट्यूब इमेज और वीडियो डिस्प्ले के लिए यूज होता है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से, स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। जो रेट से ट्रांसमीटर साइड में कैमरा ट्यूब में स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, वही रेट से यहाँ पे भी स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन रहना जरूरी है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट अ टेलीविजन ट्रांसमीटर। टेलीविजन ट्रांसमीटर, ये तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का एक व्यू दिया है मैंने, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये यहाँ पे जनरली हम लोग पैराबोलिक डिश एंटीना यूज करते हैं, ट्रांसमीटर एंटीना, कैसी ग्रेन फीड, ओके, और डुअल शेप रिफ्लेक्टर और डिश एंटीना। कोई भी यानी ये जब आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमीटर, कोई भी आपने टेलीविजन के ट्रांसमीटर देखे होंगे तो वहां पे अवेलेबल रहता है। ओके,
तो टेलीविजन ट्रांसमीटर में ये तो ट्रांसमिटिंग एंटीना दिया है, बट उसके साथ में क्या रहता है, एक स्टूडियो रहता है, वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, इक्वलाइजिंग यूनिट रहता है, ओके, मास्टर कंट्रोल रूम रहता है, मास्टर कंट्रोल रूम रहता है। उसमें कंट्रोल रूम और मास्टर कंट्रोल रूम में क्या रहते हैं, तो मॉड्यूल यानी वीडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, इक्वलाइजिंग, ओके, कंबाइनिंग नेटवर्क, ये सारा मिलके आफ्टर दैट यानी जब फाइनल आपका ऑडियो और वीडियो कंबाइनिंग कंपोजिट वीडियो सिग्नल मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कैमरा ट्यूब। तो कैमरा ट्यूब का कंसेप्ट यदि आपको समझना है तो कंसीडर करके चलो ये अपनी आंख है, आए, ओके। तो अभी हम लोगों को कोई भी इमेज कैप्चर करनी है तो सबसे पहले देखो कि ऑब्जेक्ट टू बी टेलीवाइज, मुझे कोई ऑब्जेक्ट को टेलीवाइज करना है। तो टेलीवाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे तो कैप्चर करना पड़ेगा। अब कैप्चर करने के लिए हमारे पास में रहेगा कैमरा। कैमरा, अब कैमरा ट्यूब के लिए वीडियो को कैप्चर करने के लिए कैमरा ट्यूब रहता है और ऑडियो को कैप्चर करने के लिए माइक रहता है। क्लियर? तो हम लोग को कैमरा ट्यूब का इस्तेमाल अभी यूज देखेंगे क्या रहता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्स वाई जेड, ये वाला ऑब्जेक्ट है, जो आपको टेलीवाइज करना है, ठीक है। ये कोई तो भी बच्चा है जो डांस कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एक एक इमेज हम लोग कैप्चर करते रहते हैं कंटिन्यू, ओके। और ऐसी हम लोग 25 फ्रेम, ये एक इमेज मतलब एक फ्रेम, ऐसी 25 फ्रेम हम लोग एक सेकंड में स्कैन करते हैं। यहाँ पे कोई सपोज वी कैन से सन, ये जो रेज आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहे, और उससे जो भी रिफ्लेक्शंस आएंगे वो रहेंगे आपके ऑप्टिकल रिफ्लेक्शंस, लाइक दैट। यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने फोकसिंग लेंस, जो भी बॉडी से रिफ्लेक्शंस आएंगे वो प्रॉपरली फोकस हो जाएंगे ये टारगेट प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ तो भी उसकी ऑप्टिकल इमेज बन जाएगी। और ये ऑप्टिकल इमेज को रीड करने के लिए हमारे पास में रहता है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन गन, ओके। अब इसको स्कैन करने के लिए हम लोगों को चाहिए स्कैनिंग। तो स्कैन करने के लिए हमारे पास में रहती है मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एंड फोकसिंग कॉइल्स, ओके। तो ये एक रहती है हॉरिजॉन्टल और एक रहती है वर्टिकल। अब ये बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्कैन करने के लिए आपको मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल की जरूरत पड़ेगी। अब ये स्कैनिंग होता कैसे? ये स्कैनिंग, ये जस्ट इमेज है, वी कैन से लाइक दैट, ये वाली इमेज, ओके। अब इसको स्कैन करना है। अब यह स्कैनिंग ऑफ एनी ऑप्टिकल इमेज इज जस्ट लाइक व्हाट, रीडिंग अ पेज ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक। अब हम लोग पेज को कैसे रीड करते हैं? स्टार्टेड विथ व्हाट, लेफ्ट, ओके। और थोड़ा ये इंक्लाइंड रहता है ऐसा, व्हाई? बिकॉज देयर इज व्हाट, vertical deflection is also there. Horizontal deflection is for what, horizontal scanning, and vertical deflection is for what, vertical scanning. So simultaneous application of what, vertical and horizontal deflection, the electron beams can like what, so in inclined fashion. ये लाइन नंबर 1 स्कैन करेगा, उसके बाद में फिर से वो हम लोग जब वापस आते हैं राइट टू लेफ्ट, we are not going to pick up any information, but when we are going to read any particular line from left to right, we are going to pick up some information. But when we are going to take a retrace, we are not going to pick up any information. So in this fashion, electron beam is going to read each and every detail of that particular image. Okay, left to right part is what, tracing, जो ज्यादा रहता है। रीड करते वक्त हम लोगों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, रिट्रेस में टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो ट्रेसिंग पीरियड इज मोर एज कम्पेयर टू व्हाट, रिट्रेस पीरियड। तो यहाँ पे वन बाय वन ये एक फ्री, अभी और एक बता देता हूँ। ये जो फ्रेम रहती है इसमें लाइंस रहती है 625,
625 एक फ्रेम के अंदर लाइन रहेंगी 625 और ऐसी कितनी फ्रेम को क्रॉस होनी चाहिए एक सेकंड में टू अचीव अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट इमेज कंटिन्यूटी। हम लोगों को पता लेने हम लोगों को फील होना चाहिए कि ये इमेजेस नहीं जा रही है जस्ट लाइक अ स्लाइड शो। हम लोगों को लगना चाहिए फील आना चाहिए कि वी आर ऑब्जर्विंग एनी पर्टिकुलर वीडियो। तो वो रेट रहना चाहिए आपके आंखों के आगे एक सेकंड के अंदर 25 तो भी फ्रेम पास होनी चाहिए तब जाके यू विल फील द वीडियो इज प्लेइंग गोइंग ऑन। तो वो रेट रहता है आपका 25 फ्रेम पर सेकंड, 25 फ्रेम 1 सेकंड। और एक फ्रेम के अंदर लाइंस कितनी है 625 लाइंस। ओके तो ये जैसे जैसे स्कैन करेगा और ये इलेक्ट्रिक बीम क्या करता है ये ऑप्टिकल इमेज को जब जब जैसे जैसे रीड करते रहेगा वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ कैथोड वो जनरेट करते रहेगा। क्लियर? ओके तो ये हुआ कैमरा। कैमरा क्या करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कैप्चर करता है। तो कैप्चर करने के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए वहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट रहना चाहिए। वो लाइट को टारगेट प्लेट के ऊपर लाने के लिए हमारे पास में फोकसिंग लेंस रहता है। वो जो भी ऑप्टिकल इमेज टारगेट प्लेट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी उसको स्कैन करने के लिए रीड करने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बीम रहता है। और इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजेंटली और वर्टिकली डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल रहती है जो आपके इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैन करते वक्त इंक्लाइंड मोड में लेके जाता है। अब जब भी हम लोग इमेज को रीड करेंगे तब इमेज को रीड करने का फंडा कैसा है तो सिंपल है। कोई भी बुक का एक आधा पेज जैसे पढ़ते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट वी आर गोइंग टू टेक सम इंफॉर्मेशन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी इंफॉर्मेशन। तो ट्रेसिंग पीरियड आपका ज्यादा रहेगा रिट्रेसिंग पीरियड आपका कम रहेगा। क्लियर? एक फ्रेम के अंदर कितनी फ्रेम मतलब ही आपकी इमेज रहेंगी। ठीक है एक एक इमेज एक फ्रेम के अंदर 625 लाइंस रहेंगी और ऐसी कितनी फ्रेम एक सेकंड में पास होनी चाहिए तो 25। क्लियर है? 25 फ्रेम क्यों पास होनी चाहिए तो अचीव इल्यूशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब हम लोगों को फील होना चाहिए कि हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? अब पिक्चर टू के ऊपर आते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल वहां पे जनरेट हुआ वही सिग्नल हम लोग यहाँ पे कैथोड को देते हैं। ठीक है अब हीटर क्या करता है हीटर क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल हम लोग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स गैदर होने की वजह से अभी हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधा मैं हम लोग पहले ही बता देते कि इसके अंदर क्या क्या है। हीटर है जो इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है। कैथोड है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है वीडियो के अंदर। ओके कंट्रोल ग्रिड। ठीक है यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड को हम लोग ये अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। एक्सीलरेटिंग एनोड फोकसिंग एनोड क्या रहता है तो हीटर कैथोड कंट्रोल ग्रिड एक्सीलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड मिलके आपकी कंप्लीट बन जाती है इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या रहता है हीटर रहता है कैथोड रहता है कंट्रोल ग्रिड रहता है एक्सीलरेटिंग एनोड रहता है फोकसिंग एनोड रहता है। हीटर का काम रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए हीट करे। ओके तो कैथोड विल बी देयर टू जनरेट द व्हाट इलेक्ट्रॉन बीम। कंट्रोल ग्रिड के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई करते हैं ये वाला सिग्नल जो रहेगा यही सिग्नल हम लोग इधर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गैदर हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने के बाद में देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ड्रॉप हियर। अब यहाँ पे यदि ड्रॉप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डिस्प्ले करना मुश्किल रहता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सीलरेटिंग एनोड किया यूज किया। ये एनोड ये एक्सीलरेटिंग एनोड का यूज क्या रहता है टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन एट वेरी हाई स्पीड। और ये इतने यानी
ये इलेक्ट्रॉन्स को इतने लेवल पे आइसोलेट करता है कि टू रीच टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। ओके, और फोकसिंग एनोड का यूज इतना रहता है कि ये जो भी आइसोलेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपरली ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे डायरेक्ट यानी प्रॉपरली फोकस ऑन व्हाट दैट पर्टिकुलर टारगेट प्लेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रीन, यहाँ तक फोकस होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो बराबर यहाँ पे फोकस होना चाहिए, उसके लिए हम लोग फोकसिंग एनोड को यूज करते हैं। अब अगेन जो रेट से हम लोगों ने 25 फ्रेम स्कैन की थी, एक फ्रेम के अंदर 625 लाइंस थी, बराबर है, वही रेट से हम लोगों को स्कैन करने के लिए अगेन यहाँ पे हमारे पास में डिफ्लेक्शन कॉइल रहेंगी, एक रहेंगी एच मतलब हॉरिजॉन्टल वाली और एक रहेंगी आपकी वीडियो वाली। क्लियर है? तो अभी पिक्चर ट्यूब के अंदर क्या क्या रहता है? पिक्चर ट्यूब में रहता है हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, एसिलेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड। इन सबको मिलाया तो इसको ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करने के लिए हम लोग को इतने सारे पैरामीटर्स की जरूरत होती है। डिफ्लेक्शन कॉइल की क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करने के लिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करने के लिए, जैसे हम लोगों ने जो रेट से जो तरीके से हम लोगों ने कैमरा साइड में यहाँ पे स्कैनिंग किया था, वही वही रेट से वही फैशन से हम लोगों को यहाँ पे स्कैन करना है अपना इलेक्ट्रॉन बीम, तब जाके आपको एग्जैक्ट वहां पे वीडियो मिलेगा। तो वहां पे हम लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल की जरूरत गिरेगी। ठीक है, अभी ये रहेंगे आपका स्क्रीन, और ये स्क्रीन के अंदर वीडियो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉस्फोरस कोटिंग यूज करते हैं। अब रिसीवर कंट्रोलर, ये अपना सिंपल टेलीविजन है पुराने जमाने का। तो यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं? वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, फाइन ट्यूनिंग के लिए रहता है, चैनल सिलेक्टर रहता है, ब्राइटनेस के लिए रहता है, ओके, टीवी ऑन ऑफ के लिए रहता है। तो ये सारे उनके रिसीवर कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं हम लोग उसको। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ टेलीविजन पिक्चर्स। ओके, तो हाँ, ये वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ इमेज कंटिन्यूटी तक, मतलब क्या रहता है इमेज कंटिन्यूटी के लिए स्कैनिंग एंड इट्स सीक्वेंस तक हम लोग देखेंगे। बाकी की सारी जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक फैक्टर में आता है आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का एस्पेक्ट रेशियो क्या रहना चाहिए और ज्योमेट्रिक फॉर्म क्या रहना चाहिए वो, और वो क्यों रहना चाहिए वो भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। इमेज कंटिन्यूटी, अब इमेज कंटिन्यूटी व्हाई वी रिक्वायर्ड स्कैनिंग? तो स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? इमेज टू अचीव व्हाट? इमेज कंटिन्यूटी। ओके, अभी एक फ्रेम के अंदर कितनी नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइन कितनी रहनी चाहिए? तो ये डिपेंड करता है रिजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर। एक फ्रेम के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? आपका रिजोल्यूशन ऑफ द पिक्चर डिटेल्स। अब फ्लिकर क्या है और इंटरलेस स्कैनिंग क्या है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। फाइन स्ट्रक्चर मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, टोटल ग्रेजुएशन, ये सब एक एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रॉस स्ट्रक्चर। द फ्रेम एडॉप्टेड इन ऑल टेलीविजन सिस्टम इज रेक्टेंगुलर, एग्री? कोई भी टेलीविजन पिक्चर आप रेक्टेंगुलर देखोगे, कोई कोई वो सर्कुलर और स्क्वायर शेप में नहीं रहता है। रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी विड्थ ज्यादा रहेगी, हाइट कम रहेगी। अब और उसका नॉर्मल विड्थ टू हाइट रेशियो जो रहता है वो विड्थ रहेंगी 4 और हाइट रहेंगी उसकी 3। 4:3 का हम लोग हमारा रेशियो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आस्पेक्ट रेशियो। क्लियर? तो आस्पेक्ट रेशियो मतलब क्या है? कोई भी टेलीविजन सिस्टम में हम लोग जो भी फ्रेम एडॉप्ट करते हैं वो क्या रहती है? रेक्टेंगुलर। फोर सॉरी 4 और ये रहेगा आपका
कभी ये स्क्वायर नहीं रहेगी। अब क्यू, नॉर्मल रेशियो क्या रहता है, 4:3। ओके, द frame order adopted in all television system is what, rectangular with a height to ratio is what, 4:3। they are called as what, it is also called as what, aspect ratio। ठीक है, अब रीजन क्या है, अब इन ह्यूमन अफेयर्स मोस्ट ऑफ द मोशन ऑकर इन व्हाट हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सो अ लार्जर विड्थ इज डिजायरेबल। हमारी जो आईज है वो मोस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशंस को हम लोग इजीली देख पाते हैं। वी कैन इजीली मूव आवर आईज हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ व्हाट वर्टिकली। ओके, और कुदरत की भी देन है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर्स जो भी मोशन ऑकर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में ही हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ऑकर्स होते हैं। तो जब भी हम लोग कोई सीन क्रिएट करते हैं और कोई प्लेन जा रहा है, कोई बस जा रही है, तो हम लोग जो भी ह्यूमन अफेयर्स हो रहे हैं वो पूरा उनकी मोशन रहती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली। तो लार्जर विड्थ इज व्हाट डिजायर, पहली चीज। आई कैन व्यू with what more ease and comfort when the width of picture is more than the height। अब आप हॉरिजॉन्टल जो रहेंगे इमेज आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एफर्ट टू योर आई। बट if we are going to keep a big size banner in front of you, vertical banner in front of you, so we have to it is not easier to see vertical image। Okay, so we can see if we are going to see a horizontal banner, कितना भी बड़ा बैनर रहेगा तो हम लोग इजीली देख पाएंगे। बट कोई ऐसा यदि बैनर आता है तो हम लोगों को नीचे से ऊपर तक हम लोगों को देखना पड़ता है उसको, और वी हैव टू, हमको पूरा बॉडी पूरा सर हिलाना पड़ता है पूरा ऊपर से नीचे देखने के लिए, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंखों से पूरा देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, तो eyes can view with more ease and comfort when the width of the picture is not more than its height। Okay, तो और if height is greater than width, so we get what some difficulty to observe this scene। Okay, this enable a direct television transmitter of film program without wastage of any film area। ये जब हम लोग कोई टेलीविजन ट्रांसमिशन करते हैं फिल्म का, तो कोई कोई वेस्ट नहीं रहता है, वो फिल्म एरिया वेस्ट नहीं होता है, कंप्लीट हम लोग सीन यूज कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द पिक्चर रिप्रोड्यूस एट द रिसीवर एंड द पिक्चर टेलीवाइज एट द ट्रांसमीटर मस्ट बी सेम। आप जो एस्पेक्ट रेशियो से पिक्चर को कैप्चर कर रहे हो वही एस्पेक्ट रेशियो से आपको रिसीव करना पड़ेगा एट द रिसीवर साइड। अदरवाइज वो कुछ के कुछ दिखेगा, आप वहां पे 3:4 के हिसाब से कैप्चर करोगे और 4:3 के हिसाब से आप डिस्प्ले करोगे, तो इट इज नॉट एंजॉइंग योर वीडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी। यानी फुल स्क्रीन रहेगी, ये अपनी स्क्रीन स्क्रीन रहेंगी और आपको पिक्चर इतनी इसमें दिखना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू व्हाट लॉस, दिस पार्ट इज व्हाट गेटिंग लॉस। ओके, तो हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या रहता है, एस्पेक्ट रेशियो एक रहता है विड्थ टू हाइट रेशियो रहता है जो, और उसकी बेसिकली हम लोग कौन सा एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करते हैं, 4:3 का। रीजन क्या है उसके, कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर्स जो रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द यानी इन ह्यूमन अफेयर्स मोस्ट ऑफ द मोशन ऑकर इन व्हाट हॉरिजॉन्टल प्लेन, so a larger width is desirable। I also can view with more ease and comfort when the width of the picture is what more than what height। हमारी आंखें भी कोई भी मोशन बोलो और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है तो हमारी आई बहुत कंफर्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू व्हाट
हाइट हाइट ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, विड्थ ज्यादा रहनी चाहिए। और एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द पिक्चर रिप्रोड्यूस एट व्हाट रिसीवर एंड पिक्चर टेलीवाइज एट द ट्रांसमीटर मस्ट बी एट व्हाट सेम। It, if not, it affect the scene details would look too thin or too wide. Clear? Image continuity क्या है? While delivering a picture element of the frame by means of what scanning process, it is necessary to present the picture to the eye in such a way that the illusion of continuity is created and any motion in the scene appear on a picture tube screen as smooth and continuous. इसका मीनिंग सिंपल है। इमेज कंटिन्यूटी मतलब क्या है? यदि मैं 25 फ्रेम लेता हूं और 25 इमेजेस आपको प्रेजेंट करता हूं स्लो मोशन में, जस्ट लाइक अ व्हाट स्लाइड शो, लाइक दैट, जस्ट लाइक अ स्लाइड शो आई एम गोइंग टू शो यू। बट यही मैं आपको आपके आंखों के आगे यही स्लाइड्स और यही इमेजेस मैं आपको एक सेकंड में 25 फ्रेम और 25 से ज्यादा फ्रेम आपके आंखों के आगे से पास करता हूं। यू विल फील दैट दिस इमेज दीज आर नॉट द इमेजेस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यू विल फील यू आर ऑब्जर्विंग द वीडियो और यू आर सीइंग द व्हाट वीडियो। बट वही मैं रेट कम कर देता हूँ उसका स्कैनिंग का और डिस्प्ले का। आपको मैं 1 घंटे में और 4-5 सेकंड में मैं यदि 25 फ्रेम बताऊंगा और 10 सेकंड में मैं 25 फ्रेम बताऊंगा तो यू विल फील यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द व्हाट स्लाइड शो। ओके, तो अब ये इमेज कंटिन्यूटी अचीव करना पड़ता है। इमेज कंटिन्यूटी समझ में तो आ रहा है भाई? इमेज कंटिन्यूटी मतलब क्या रहता है? हम लोगों को इमेजेस को ह्यूमन आई के आगे ऐसे प्रेजेंट करना है, वो यदि रेट प्रॉपर रहता है तो आपको लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो, वो यदि रेट कम रहता है तो आपको लगेगा आप इमेजेस देख रहे हो। अब ये अचीव कैसे करना है, उसके लिए हम लोग बेनिफिट किसका लेते हैं? तो हम लोग उसके लिए बेनिफिट लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन का। ठीक है, अब परसिस्टेंस ऑफ विजन के हिसाब से कितनी फ्रेम एक सेकंड में हम लोगों को कितनी फ्रेम अपनी आंखों के आगे दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर से हम लोग इमेज कंटिन्यूटी डिपेंड करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को देखना है परसिस्टेंस ऑफ विजन। This arises from the fact that the sensation produced when nerves of the eye retina are stimulated by the incident light does not cease immediately after the light is removed but persist for what 1/16 सेकंड। इसका मीनिंग यही इतना है कि कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे आंखों के ऊपर 1/16 सेकंड तक वहां पे रहता है। वो इमीडिएटली हम लोगों ने एक कोई भी ऑब्जेक्ट देखा और रिमूव कर दिया तो उसका इम्पैक्ट 1/16 सेकंड तक अपने रेटिना के ऊपर रहता है। तो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यदि हम लोग कोई दूसरी इमेज पास करते हैं तो यू विल फील दैट दिस टू इमेजेस आर नॉट डिफरेंशिएट, आर नॉट डिफरेंट। यू विल फील दैट दिस टू इमेजेस आर नॉट इन मोशन। ओके, तो यही फिनोमिना का हम लोग क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं टू अचीव व्हाट इमेज कंटिन्यूटी। अब ये 1/16 सेकंड के बीच में ओके एक सेकंड में 16 यदि फ्रेम हम लोग आपके आंखों के आगे प्रेजेंट करवा देते हैं तो यू विल फील दैट दिस इज व्हाट द इमेज कंटिन्यूटी। यू कैन गेट all the images are in what continuation and you are enjoying the video quality but उसके रिजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू 625 लाइंस पर फ्रेम के हिसाब से हम लोग 25 फ्रेम्स पर सेकंड स्कैन करते टू गेट व्हाट एग्जैक्ट वीडियो। क्लियर? वैसे तो 16 फ्रेम पर सेकंड करनी चाहिए बट हम लोग एज पर द टीवी स्टैंडर्ड्स हम लोग 25 फ्रेम पर सेकंड हम लोग स्कैन करते हैं। ओके, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या बोलता है भाई कि कोई भी चीज अपन देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे आंखों के ऊपर, हमारे आंखों के मतलब रेटिना के ऊपर 1/16 सेकंड तक वहां पे अवेलेबल रहता है। और विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड कोई भी चीज सपोज ये आपने देख रही है, अरे मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, तो ये सबका एक इम्पैक्ट हमारे रेटिना के ऊपर आता है 1/16 सेकंड के। इसके बीच में मैं
25 फ्रेम आपके आंखों के आगे पे घुमा दूं 1 सेकंड के अंदर, you will feel these all images are what continue and you are not able to differentiate any one of the image. वही मैं स्लोली स्लोली ऐसे 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 आपको मैं प्रेजेंट करूँ तो यू विल फील यू आर सीइंग जस्ट अ स्लाइड शो. ओके. अब स्कैनिंग. अब परसिस्टेंस ऑफ विजन का बेनिफिट लेते हैं हम लोग. इमेज कंटिन्यूटी क्या रहती है? इमेज कंटिन्यूटी मतलब हम लोगों को इमेजेस ऐसे प्रेजेंट करना है लोगों के आगे और यूजर के आगे और व्यूअर के आगे कि उसको फील होने चाहिए. इमेज कंटिन्यूटी मतलब प्रोसेस ऑफ व्हाट क्रिएटिंग अ वीडियो. अब वीडियो कैसे रहता है? ये वीडियो इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. बट वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस को वीडियो वीडियो जैसा दिखाने के लिए हम लोगों को इमेज कंटिन्यूटी की जरूरत रहती है. उसके लिए हम लोग बेनिफिट लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन का. ओके. परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या रहता है? सिंपल परसिस्टेंस ऑफ विजन का एक सिंपल कहना है कि 1/16 सेकंड के बीच में मैं कोई और एक आधी इमेज ऐड करता हूँ तो हम लोग दो इमेज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और यही बेनिफिट लेके हम लोग इमेज कंटिन्यूटी अचीव कर सकते हैं. तो अभी इमेज कंटिन्यूटी लाने के लिए स्कैनिंग जरूरी रहता है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. ये वाला जो है ये जो स्कैनिंग है ये स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब ये स्कैनिंग क्या रहता है? Scanning is used to generate or scanning is used for what? Image continuity. To achieve image continuity we are going to use for scanning. अब स्कैनिंग क्या रहता है? एक सिंपल फ्रेम रहती है. एक फ्रेम के अंदर कितने मैंने बोला था वो 625 लाइन रहती है और ऐसी कितनी फ्रेम क्रॉस होंगी? 25. उसकी रीडिंग प्रोसेस मैंने बताई है. स्कैनिंग मतलब क्या है? रीडिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पेज. लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या करेंगे? इमेज को रीड करेंगे. राइट टू लेफ्ट हम लोग रिट्रेस लेंगे. हम लोग कोई इंफॉर्मेशन लेते नहीं है. ओके. अब देखो टेलीविजन स्कैनिंग. बीम स्कैनिंग फॉर स्टैंडर्ड टीवी 625 लाइन इन टोटल इमेज. एक इमेज के अंदर कितनी लाइंस रहेंगी? 625 लाइंस रहेंगी. ऐसी कितनी एक सेकंड में कितनी इमेजेस क्रॉस होनी चाहिए? 25 इमेजेस रहनी चाहिए. अब ये फ्रेम में ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये डिफ्लेक्शन कॉइल्स इनको जो सिग्नल आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिग्नल जो हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करने के लिए स्कैन करने के लिए वो काम रहता है ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और वर्टिकल ऑसिलेटर का. तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और वर्टिकल ऑसिलेटर का काम रहता है कि जो डिफ्लेक्शन कॉइल्स रहेंगे डिफ्लेक्शन कॉइल को ऑपरेट करने के लिए हम लोग ये वाला जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल को जाएगा. वर्टिकल ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा वो वर्टिकल ऑसिलेटर को जाएगा. वर्टिकल अकॉर्डिंग टू दैट तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी आपकी रहेंगी 25 और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? 25 into 625. ओके. 15625 समथिंग. ओके. तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी हो गई 25 और सॉरी वर्टिकल फ्रीक्वेंसी 25 क्योंकि एक फ्रेम कितनी बार स्कैन हो रही है? एक सेकंड में फ्रेम कितनी स्कैन हो रही है? 25. तो 25 इज व्हाट? योर वर्टिकल स्कैनिंग. हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग. हॉरिजॉन्टल मतलब एक फ्रेम में कितनी लाइन? 625. ऐसे कितनी फ्रेम्स? 25. तो 25 into 625 हर्ट्ज. ये कितनी फ्रेम स्कैन हो रही है? 25. तो 25 हर्ट्ज. ओके. तो ये वाला ये 25 हर्ट्ज का सिग्नल यहाँ पे देना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल में ये वाला सिग्नल हम लोगों को इतने फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा.
तब जाके आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन कॉइल अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी वो इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करेगी और आपकी इमेजेस स्कैन होगी। देखो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट अलाइन, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हो रहा है। अब देखो फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है ये उसका ट्रेसिंग पीरियड, ये शॉर्ट टूथ ऑसिलेटर रहता है। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर जो रहता है वो आपका रहता है शॉर्ट टूथ ऑसिलेटर। ये ऐसे घूमेगा तो फर्स्ट लाइन को स्कैन करने के लिए इतना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड देखिए, और रिट्रेस को काफी कम टाइम लगता है। तो आउटपुट ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर लुक लाइक व्हाट शॉर्ट टूथ जनरेटर। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, ये वाले सिग्नल की 25 फ्रेम्स इंटू 625। क्लियर? ट्रेसिंग रिट्रेसिंग, ट्रेसिंग रिट्रेसिंग, ट्रेसिंग रिट्रेसिंग, तो ऐसी कितनी ये बनेंगी आपकी 625, क्योंकि एक फ्रेम में कितनी है 625। ऐसे कितनी फ्रेम स्कैन करना है आपको एक सेकंड के अंदर, 25 फ्रेम। ओके, ये वन साइकिल ऑफ ये। वैसे ही वर्टिकल स्कैनिंग में, वर्टिकल स्कैनिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, वर्टिकल स्कैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, वर्टिकल ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी की रहेंगी 25 हर्ट्ज। क्यों कि कितनी फ्रेम्स का स्कैन करने पर सेकंड, 25। वर्टिकल ट्रेस, ब्रेड ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस, ब्रेड ट्रेस, रास्टर। थैंक यू। अब नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइन इन अ फ्रेम कितनी रहती है, 26 25। बट ये सीक्वेंशियल स्कैनिंग में ये कौन सा स्कैनिंग है, ये हो गया सीक्वेंशियल स्कैनिंग, जिसमें हम लोग 625 लाइंस स्कैन करते हैं। नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइन इन व्हाट फ्रेम 625। बट सीक्वेंशियल स्कैनिंग में हम लोग लाइन नंबर 1, then line number 2, then line number 3, then line number 4, like that. Line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, सीक्वेंशियली वन बाय वन एक एक लाइन हम लोग स्कैन करते जाते हैं। अब होता क्या है, एक फ्रेम के अंदर है 625 लाइंस, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिकर। क्या है, स्कैनिंग ऑफ 25 फ्रेम्स पर सेकंड इन अ टेलीविजन पिक्चर, स्कैनिंग ऑफ 25 फ्रेम्स पर सेकंड टेलीविजन पिक्चर, जो हम लोग टॉकीज की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, वहां पे ये रेट सफिशिएंट है। टॉकीज की बात करते हैं और थिएटर की बात करके 25 फ्रेम को हम लोग एक सेकंड के अंदर दिखाते हैं, तो इट्स इनफ टू इल्यूशन ऑफ व्हाट कंटिन्यूटी। बट टेलीविजन ट्रांसमीटर में ये वाला रेट जो है, टेलीविजन ट्रांसमिशन में ये वाला रेट सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो दे आर नॉट 25 फ्रेम पर सेकंड इज व्हाट इनफ फॉर व्हाट इल्यूशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी हम लोगों को फील होता है कि वो वीडियो है, but this rate is not rapid enough to allow the brightness of one picture or one frame to blend smoothly into what next frame। एक यानी बट वो रेट इतना इनफ नहीं है कि एक पिक्चर का ब्राइटनेस दूसरे पिक्चर के ब्राइटनेस के अंदर स्मूथली ब्लेंड हो सके। उसके वजह से दो फ्रेम के बीच में और दो इमेजेस के बीच में हम लोगों को यानी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ओके, अब एक पिक्चर का ब्राइटनेस दूसरे पिक्चर के अंदर स्मूथली ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को दो पिक्चर के बीच में यानी स्क्रीन ब्लैंकिंग दिखाई देता है, और वो दिस रिजल्ट इन व्हाट डेफिनेट फ्लिकर ऑफ लाइट दैट इज वेरी अनोइंग, और वो यूजर को देखने में बहुत अनोइंग रहता है। व्हेन स्क्रीन इज मेड अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क,
दैट इज व्हाट द फ्लिकर। अब ये फ्लिकर को रिमूव कैसे करें भाई, तो ये फ्लिकर को रिमूव करने के लिए हमारे पास में रहता है इंटरलेस स्कैनिंग। अब इंटरलेस स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये यही फ्रेम रहेगी आपकी 625 वाली, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, दो फील्ड में, एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड करते हैं। एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड करना मतलब यानी तोड़ना नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट स्कैनिंग टेक्निक चेंज कर देते हैं। अब इसका रेट हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने के लिए हम लोग एक फ्रेम को दो बार स्कैन करते हैं, बट कैसे, एक फ्रेम को हम लोग दो फील्ड में स्कैन कर देंगे, एक रहेंगे आपकी ऑड फील्ड और एक रहेंगे आपकी इवन फील्ड। ओके, तो हम लोग जब स्कैन करेंगे तो अलग टेक्निक यूज करते हैं। जो ये है स्कैनिंग करना है, तो हम लोग ऐसे स्कैन करते हैं ये फ्रेम को कि पहले पूरी ऑड फील्ड्स और जो लाइन है, ऑड लाइंस, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 9, 11, 13 एंड सो ऑन, जो भी ऑड लाइंस है वो हम लोग पहले स्कैन करेंगे। वंस all lines are going to scan, we reach to what, even. Okay, we are going to start with what, a scanning of what, line number 2, line number 4, line number 6, line number 8, line number 10 एंड ऑल। तो पहले हम लोग ऑड फील्ड को स्कैन कर लेंगे, उसके बाद में इवन फ्रेम को स्कैन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक ही फ्रेम को हम लोग दो बार स्कैन कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सरल सीधा सीधा एक सेकंड में हम लोग 50 फील्ड स्कैन करते हैं। एक फ्रेम, एक सेकंड में हम लोग 25 फ्रेम और 50 फील्ड स्कैन कर रहे हैं। इसकी वजह से जो फ्लिकर का प्रॉब्लम था वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। अब तुम लोगों को सवाल आया होगा कि लाइन नंबर 1 के बाद में लाइन नंबर 3 कैसे स्कैन करेगा, सिंपली बाय इंक्रीजिंग the downward speed of what your horizontal oscillator, we are going to shift, we are directly going to shift to what, line number 3 by skipping the line number 2। और पूरी ऑड फील्ड स्कैन होने के बाद में फिर हम लोग इवन फील्ड स्कैन करना चालू कर देते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट द इंटरलेस स्कैनिंग। सी द स्ट्रक्चर, ऑड फील्ड को हम लोग सबसे पहले स्कैन करें, उसके बाद में पूरा ऑड फील्ड स्कैन होने के बाद में वी आर गोइंग टू टेक अ रिट्रेस, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल रिट्रेस। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और ये भाई ने लिया हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ऐसी पूरी ऑड फील्ड स्कैन होने के बाद में यहां से हम लोग क्या लेंगे, एक वर्टिकल रिट्रेस। तो बच्चों ऑड फील्ड कितनी रहेंगी, 312.5 और ये भी 312.5। तो ऑड फील्ड की आधा जो 0.5 वाली है, ये आधी लाइन ये वाली है और ये वाली आधी लाइन ये वाली। ओके, तो इन दिस वे if we scan, interlace scanning help us to increase the scanning rate। तो पहले हम लोग सीक्वेंशियल स्कैनिंग में सिर्फ 25 फ्रेम स्कैन करते थे, बट वहां पे फ्लिकर ऑब्जर्व होता था, वो रेट तो सफिशिएंट था वीडियो के लिए, बट वो दोनों दो फ्रेम के बीच में वो रेट is not rapid enough to blend the brightness of one picture into another picture। उसकी उसकी वजह से दो दो सक्सेसिव फ्रेम के बीच में ब्लैक यानी सिग्नल आ जाता था, यानी देयर इज व्हाट ब्लैंकिंग, द स्क्रीन इज व्हाट ब्लैंक बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रेम, और ये वेरी अनोइंग रहता है व्यूअर को। तो इसको हम लोग डेफिनेट फ्लिकर ऑफ लाइट बोलते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में था सॉल्यूशन इंटरलेस स्कैनिंग का। इंटरलेस स्कैनिंग में हम लोगों ने ऑड और इवन फील्ड, एक फ्रेम को ऑड और इवन फील्ड में डिवाइड किया। डिवाइड में ऑड की बनती है 312.5 लाइन, इवन की बनती है 312.5 लाइन। अब ये स्कैनिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर जो रहता है उसकी डाउनलोड स्पीड बढ़ा दी, तो हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग इजीली अचीव कर सकते हैं। और ये आपका
स्कैनिंग सीक्वेंस, ये स्टार्ट ऑफ फील्ड, ये स्टार्ट ऑफ सेकंड फील्ड, हाफ लाइन इज इक्वल टू इंटरलेस। ओके, ये फर्स्ट फील्ड है, ये सेकंड फील्ड है, ये वन फ्रेम। ऑड फील्ड, ऑड लाइन को स्कैन करना, इवन लाइन को स्कैन करा, पूरा पिक्चर स्कैन हो रहा है। फील्ड वन प्लस फील्ड टू, फ्रेम कंप्लीट इमेज, डिस्प्ले रेट 50 फील्ड पर सेकंड। ओके, अब देखो स्कैनिंग सीक्वेंस, फर्स्ट वर्टिकल ट्रेस 900। अब तुम बोलोगे सर आपने तो 312.5 बोला था फर्स्ट फील्ड में, बराबर है। सेकंड फील्ड में 12, फर्स्ट फील्ड मतलब और फील्ड, दूसरी इवन फील्ड। अभी देखो फर्स्ट वर्टिकल ट्रेस, फर्स्ट अब ये एक वर्टिकल ट्रेस मतलब एक पूरी फ्रेम स्कैन करने के लिए इसको 292.5 लेंस रिक्वायर्ड है, एक एक वर्टिकल ट्रेस कंप्लीट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल ट्रेस मतलब ये वाला हो गया आपका, वर्टिकल ट्रेस मतलब पूरी फ्रेम को स्कैन। अब इसको यदि पूरी फ्रेम को स्कैन करना है तो 292.5 लेंस लगेगी। ओके, अब इसके बाद में इसको फिर से स्कैन करना है तो इसको वर्टिकल रिट्रेस लेना पड़ेगा। अब वर्टिकल रिट्रेस लेने के लिए हम लोगों को लगते हैं 20 लाइंस, तो 292.5 प्लस 20 लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, 312.5 लाइंस। तो वर्टिकल ट्रेसिंग टाइम हो गया, वर्टिकल का ट्रेसिंग टाइम कितना रहेगा 292.5 लाइंस, और वर्टिकल रिट्रेस टाइम कितना हुआ 20 लाइंस। सेकंड वर्टिकल ट्रेस के लिए 292, ये 312.5 से 306 605 तक हो जाएगा वो 292.5 लाइंस, और यहाँ पे 20 लाइंस। ओके, तो ये बन गई आपकी 625 लाइंस। ओके, थैंक यू। In next lecture, we are going to continue with what? Aspect ratio, brightness, contrast, resolution. Okay, but we are going to cover these topics in the next lecture. Thank you.